जो क्षेत्र हैं, इनको कोई हमदर्दी या सिम्पैथी हमास के साथ नहीं है। हमास इनकी राइवल ऑर्गेनाइज़ेशन है। हमास की जो आइडियोलॉजी है वो अख़वान मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड की है। और ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है वो क्लैश करती है सऊदी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी यानी सल्फ़ी वहाबी आइडियोलॉजी के विरुद्ध है वो। ईरान तक जाए इस बात की फ़िक्र नहीं पड़ती। अमेरिका का प्लान जो है वो ये है कि उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि उसका वर्चस्व जो है इस पूरे क्षेत्र में कम हो रहा है और ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए क्योंकि यहाँ पे तेल और गैस और दूसरे मिनरल पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़े हैं। कमर आगा साहब नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर एक बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने निशाना बनाया है और उनकी मौत हो गई है। लगातार इसराइल हमास हो, हिजबुल्लाह हो, बड़े-बड़े लीडर्स को निशाने पर रखे हुए और लगातार सबको एक-एक करके खत्म करता जा रहा है और अब हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान सुप्रीम लीडर काफ़ी गुस्से में है। उनके सलाहकार ने ये कहा है कि इस तरह से लीडर्स को निशाना बनाने से विवाद का अंत नहीं होगा। एक नेता खत्म होता है तो दूसरा नेता आगे आएगा। इस पूरी जंग, इस पूरे विवाद को सर आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि थमेगा नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को? ये विवाद ईरान तक जाएगा ऐसा लगता है। इसलिए कि इज़राइल का कहना ये है कि जो साँप है उसका हेड ईरान में है। जब तक ईरान से नहीं निपटा जाएगा तब तक ये सारे ग्रुप इस तरह के बनते रहेंगे। को खत्म करो। तो एक बार मुझे लगता है कि ये युद्ध वहाँ तक जाएगा और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने फ़ौज का डिप्लॉयमेंट किया है चारों तरफ, 40,000 तो पहले ही से थे, फिर उसके अलावा अब ये है कि वहाँ पे और फ़ौज आ रही हैं, वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज हर तरह की मिसाइल्स आ चुकी हैं वहाँ पे और पनडुब्बियाँ हैं वहाँ पे मौजूद, न्यूक्लियर पावर्ड हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो डिप्लॉयमेंट है फिर ये भी उन्हीं ने 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जो फाइटर बॉम्बर प्लेन्स हैं, उनको कतर में जहाँ पे सेंट्रल अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर है वहाँ पे डिप्लॉय किया है। फौजों की संख्या जो है बहरीन में जहाँ पे इनका सेंट्रल कमांड का ज़मीनी फ़ौज का यानी सेना का हेडक्वार्टर है वहाँ पे बढ़ गई हैं। तो ये पूरी तैयारी चारों तरफ से है। हालाँकि अमेरिका का कहना ये है कि उसने ये जो फ़ोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, वो किया है इज़राइल को बचाने के लिए, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है इसलिए लगता है कि अल्टीमेटली ईरान ही टारगेट बनेगा। और जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह की डेथ हुई या और दूसरे कमांडर्स की बार-बार डेथ हो रही है और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो भी जॉइन करें इस इस युद्ध को। अगर वो जॉइन करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है अमेरिका, इज़राइल के पास कि वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के और मिलिट्री टारगेट वगैरह जितने हैं उनको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर अगर युद्ध होता है ईरान से तो। अ, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इसलिए कि अमेरिकन ट्रूप्स तो जाएँगे नहीं अंदर, अगर जाएँगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एयर बॉम्बिंग ही वहाँ पे होगी। अ, इज़राइल का भी कहना ये है बार-बार कि वो ईरान उन्हीं ने कल जो अपनी स्पीच दी थी यूएन जनरल असेंबली में, उसमें भी ईरान को अक्यूज़ किया। तो सर जिस तरह से सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा पंगा ईरान ने लिया और अब ईरान जिस तरह से पंगेबाज़ी कर रहा है और जिस तरह से हिज़्बुल्लाह, हमास सारे लीडर खत्म होते जा रहे हैं, एक के बाद एक ईरान गुस्से में आता है, कहता है बदला लेंगे, लेकिन वो बदला तो पहले बाद में लें, उससे पहले इज़राइल उससे बड़ा एक और अटैक कर देता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस विवाद का कोई ना कोई हल होना चाहिए? क्योंकि पहले ही हम कई जंगें देख रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और ख़ास तौर से हमारे इस रीजन में
पूरी इस रीजन की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान को किस तरह से इस पूरे विवाद को टैकल करना चाहिए? क्योंकि अभी जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपने घर पे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी उनकी बैठक भी बुलाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन आया, अमेरिका के सैंक्शंस लगे। ये कहना कि ईरान पंगा ले रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि सही है। इसी के जब से वहाँ के ऊपर रिवॉल्यूशन आया है, और ये रिवॉल्यूशन की बेसिस ही अमेरिका की पॉलिसी के विरुद्ध, और उसका रीज़न ये था, उससे पहले जो अमेरिकन जिस रिजीम को अमेरिका ईरान में सपोर्ट करते थे, वो बहुत ही रूथलेस और बहुत ही ऑप्रेसिव रिजीम थी। रज़ा शाह पहलवी थी। उसको हटा के आम जनता ने इसको हटाया, इस रेवोल्यूशन में साथ दिया, और फिर उसके बाद ये रिजीम बनी। रिजीम बनने के बाद से सैंक्शंस लगे, फिर इन्हीं ने अमेरिकन एम्बेसी को जो गलती की, इन्हीं ने बहुत बड़ी मैं समझता हूँ, कि वो अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को और वहाँ के डिप्लोमेट्स को बंदी बना दिया, और फिर उसके बाद उनको छोड़ा नहीं बहुत समय तक। उसके बाद से तो रिश्ते लगातार और बिगड़ते गए, सैंक्शंस बढ़ते गए, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके डिफरेंसेस हो गए दोनों के बीच में। ईरान का कहना ये है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, मिलिट्री यूज नहीं है उसका, यानी न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इस्लाम में उस वेपन की कोई जगह नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये भी ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो फिर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की भी बनाएंगे, तो उससे उसका कोई हल होने वाला नहीं, मसला नहीं बनेगा, बल्कि और बड़ी शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी उससे भी बड़ी। बहरहाल ये है कि अमेरिकन इजरायली टेंशन, इस मैं समझता हूँ इनकी अगर हत्या हो गई है, जैसा कि इजरायली कह रहे हैं, अ, सैयद हसन नसरुल्लाह की, तो टेंशन और बढ़ जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। और इजराइल जो है लगातार बॉम्बिंग भी कर रहा है, अभी भी बॉम्बिंग कर रहा है, इस समय भी लेबनान के अलग अलग ठिकानों पे, शहरों में। जी, बिल्कुल। और ये नेतन्याहू ने अपने यूएनजीए के एड्रेस में बात कही कि वो बॉम्बिंग करना नहीं रोकेंगे। लेकिन सर, अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं और जिस तरह से मामला लगातार एस्केलेशन पे ही है, इस सब को देखते हुए हमने देखा कि यूएई, सऊदी ये पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अभी तक इस पूरे विवाद में खुलकर सामने नहीं आए थे। अब जो डेवलपमेंट हमारे सामने है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया, इनका रुख क्या आपको बदलता हुआ दिख सकता है? क्योंकि अगर हम मास इंटरेस्ट की बात करते हैं या उनके इमोशंस की बात करते हैं, तो वो इस पूरे उसमें ईरान और जो फ़लस्तीन है उसके साथ नज़र आते हैं। लेकिन थोड़ा लीडरशिप थोड़ा अलग राय इसमें उनकी नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा? नहीं, मैं नहीं लगता, इसलिए कि ये जो मुल्क जिनके आपने नाम लिए हैं, इस खाड़ी के जो क्षेत्र हैं, इनको कोई हमदर्दी या सिंपैथी हमास के साथ नहीं है। हमास इनकी राइवल ऑर्गेनाइजेशन है। हमास की जो आइडियोलॉजी है वो अख़वान मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड की है। और ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है वो क्लैश करती है सऊदी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी, यानी सल्फी वहाबी आइडियोलॉजी के विरुद्ध है वो। और ये लोग जो हैं, ये बादशाहत के खिलाफ हैं, किंगशिप के खिलाफ हैं। तो बेसिकली बहुत इन लोगों के आपस में झगड़े हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर हमास का वहाँ पे विक्ट्री होती है, तो हमास का की जो आइडियोलॉजी है मुस्लिम ब्रदरहुड की, वो इनके क्षेत्र में भी फैल सकती है, और फैल चुकी है। उसके ऐसी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे लगता है कि काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि वहाँ भी सल्फ़ी आइडियोलॉजी जो है, उसका जो है पतन शुरू हो चुका है। इसलिए कि जो वो आइडियोलॉजी का अल्टीमेट गोल जो था, वो प्योर इस्लामिक स्टेट बनाने का था, जो कि उन्हीं ने इराक और सीरिया के बीच में खिलाफत कायम हुई थी अल बगदादी की, वो उसके नतीजे बहुत बुरे निकले और वो कोलैप्स हो गई। और नतीजा ये हुआ कि जो वो थे खलीफा थे, उनको भागना पड़ा, और वो उनको बहुत दिनों तक छिप के रहना पड़ा, फिर बाद में अमेरिकन ने उनको मारा भी। तो ये जो है, उसके बाद से पहले आपने देखा होगा कि कितने यूथ लड़के लड़कियां पागल हो रहे थे, सब के खलीफा आ गया है और वो इराक और सीरिया जा रहे थे।
अब कोई नहीं जाता। ये ग्रुप ज़रूर अभी बचा हुआ है, लेकिन अब ये ग्रुप बिल्कुल मर्सिनरीज़ की तरह से हो गया है, आईएसएस हो या दाइश जिनको कहते हैं, ये मर्सिनरीज़ की तरह काम कर रहे हैं, जो इनको वेपन देता है, जो इनको पैसा देता है, इनको दोनों चीज़ की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो नहीं चाहते। दूसरी तरफ ये है कि ईरान से भी वो खुश नहीं है। ईरान पर्शियन जो राइवलरी है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी राइवलरी है और ये राइवलरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कि ईरान इराक जब युद्ध हुआ था, सद्दाम हुसैन की ने किया था, छेड़ा था वहाँ के ऊपर, तो उस वक़्त उनके युद्ध को सब्सिडाइज़ कर दिया था सऊदी और कुवैत और कतर और बहरीन, इन सब देशों ने इराक की या सद्दाम हुसैन की मदद की थी पैसे से और वेपन से। तो वो तब भी चाहते थे कि इस्लामिक रेवोल्यूशन उसी समय खत्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और वो और बल्कि हमने ये देखा उस वार के बाद से अब तक ईरान काफ़ी डेवलप कर गया, काफ़ी इकोनॉमिकली अदरवाइज़। मगर ये है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इज़राइल से लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा उनके लिए। उनके पास ज़रूर बड़ी अच्छी वेपन सिस्टम है और सब कुछ बना लिया है उन्होंने। वो तेल की सप्लाई ज़रूर डिसरप्ट कर सकते हैं, वो क्षेत्र में टारगेट ज़रूर, लेकिन उनको अमेरिकन ट्रूप्स मिलेंगे नहीं, सिवाय क्षेत्र में जो है डिप्लॉय, उन पे तो ज़रूर वो अटैक करेंगे। लेकिन ये कि बाकी तो वो एयर बॉम्बिंग होगी, ऊपर से हवाई अड्डे से वो सब बंद कर देंगे। शॉक एंड ऑ वाला एटीट्यूड होगा जैसा कि इराक में था। उनके पास जी। इस तरह के वेपन हैं जो दहशत फैला देते हैं जनता में, यानी अ अ इतना ज़्यादा ब्लास्ट के बाद आवाज़ होती है कि उससे लोग दहल जाते हैं। सेना का एब्सोल्यूटली। लड़ना, तो जी, वो तो सब इस सब कुछ अब पिछले ईरान इराक के वार के बाद से अब टेक्नोलॉजी और बढ़ चुकी। हमने देखा जिस टेक्नोलॉजी का हसन नसरुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, ये कहा ये जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है केवल, और उन्हीं ने सैटेलाइट से देख लिया था के ज़रिए से उन्हें पता चल चुका था कि हसन नसरुल्लाह किस बिल्डिंग में है, कहाँ पे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन अमेरिकन्स ने इज़राइली को पास ऑन कर दी थी और फिर उसके बाद ये अटैक हुआ। और सर, ये जी, जिस तरह से बीते दिनों कुछ दिन पहले ही हसन नसरुल्लाह बयान देते हुए नज़र आए और उस सबसे लग रहा था कि उनको अंदाज़ा था कि अब उनकी मौत नज़दीक है। उनको इज़राइल ट्रेस कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी उनके उनके बयानों से उससे लग रहा था कि उनको अंदाज़ा है कि जल्दी उनको निशाना बनाया जा सकता है। देखिए उनके पास सही इन्फॉर्मेशन थी नहीं इज़राइल की स्ट्रेंथ का, इज़राइल के पास जो टेक्नोलॉजी, वो समझ रहे थे कि उन्हीं ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना लिए हैं और उनके पास हैं या उनको मिल गए हैं और वो सारे इज़राइल के टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो सारे टारगेट्स को, इज़राइल के बहुत से टारगेट्स को, मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट को हिट कर सकते हैं। मगर उसका नतीजा क्या होगा? वो एक टारगेट को हिट करेंगे, इज़राइल 50 या 100 टारगेट को लेबनान के अंदर हिट कर देगा। और वीपन होते हुए वो इस 10 बार सोचेंगे उसके इस्तेमाल करने का। ये समस्या है इस समय इन लोगों के पास। इनके पास क्षमता तो ज़रूर है, मगर ये कि वो ये टेक्नोलॉजिकल वॉर पर जो है उसमें बहुत आगे है इज़राइल और अमेरिकन। इज़राइल क्या है, इज़राइल पास को जो एक्सेस है इस टेक्नोलॉजी का वो किसी के पास नहीं। और उनका एब्सोल्युटली। पूरा प्लान ये है कि हमेशा के लिए इस तरह के जो मूवमेंट हैं जिनको कि अमेरिका और इज़राइल कहता है आतंकवादी हैं, और ईरान और उस दूसरे देश, बहुत से देश, वो इनका मानना ये है कि ये जो है ये रेजिस्टेंस फोर्स है, ये तो वो उसको उनका प्लान ये है कि सबको जो अपोजिशन है, उन्होंने कहा भी कि इज़राइल जो है वो सारे उसके जितने अपोनेंट ग्रुप्स हैं, दुश्मन हैं, उनको सबको ध्वस्त करेगा। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो ईरान तक जा सकते हैं। जी, लेकिन सर जो आपने ईरान की तरफ जाने की बात कही, मैं 3-4 दिन पहले ही एक विश्लेषण कर रही थी और ये जो पूरी स्थिति भारत के आस-पास जो उभर कर आ रही है, हमने देखा पहले जिस तरह से अमेरिका ने बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया और अब मुझे ये अंदाज़ा था इस तरह से ये आभास हो रहा था कि अब ये पूरा मामला अब ईरान भी पहुँचेगा क्योंकि ये पूरी साज़िश नज़र आ रही है कि भारत को कमज़ोर भी करना चाहता है इकोनॉमिकली अमेरिका। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को तूल अमेरिका इसलिए दे रहा ताकि क्योंकि बांग्लादेश और ईरान दोनों में ही इंडिया के काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं।
जिससे भारत को इकोनॉमिकली वीक किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारे इंटरेस्ट भी हैं इसमें, आम के आम गुठलियों के दाम, एक तीर से दो निशाने अमेरिका कर रहा है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। हमने ये देखा है कि हर वो देश क्राइसिस में है, इंटरनल या सिविल वॉर झेल रहा है, जिसने अमेरिकन पॉलिसी की का विरोध किया। पहले ही हमने देखा कि अफ़गानिस्तान, इराक जो है, ये दोनों देशों को अमेरिका का कहना ये है कि उसने इनको प्री इस्लामिक प्री इन इंडस्ट्रियल एज में ढकेल दिया, यानी प्री इस्लामिक एज में दोबारा से चले गए हैं। और अ, फिर उसके अलावा हमने ये देखा कि सीरिया का जो कुछ असर हुआ, सीरिया जो था वो इज़राइल अमेरिकन पॉलिसी के विरुद्ध था। फिर उसके बाद हमने देखा सूडान में जो कुछ हो रहा है। सूडान की में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो खिलाफ थी कि वहाँ के ऊपर अ, सूडान जो है वो इज़राइल से अपने संबंध बनाए। मगर क्या हुआ, वहाँ पे आर्मी का कू हुआ। अब आर्मी जो है उसने अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन किया, इज़राइल से अपने अच्छे संबंध बना लिए और वहाँ के ऊपर आपस में सेना में लड़ाई हो गई। फिर यही नहीं, हमने देखा चाद, नाइजर, माली, सोमालिया, इन सब जगहों पे कहीं इस्लामिक मूवमेंट से टक्कर हो रही है, कहीं फ्रेंच को कोई एक्सपेल कर रहा है, फ्रेंच को ब्लेम कर रहे हैं ये सारे रीजन। तो पूरे क्षेत्र में ये है, और अगर ये युद्ध हो गया और ईरान को के साथ उन्होंने निपटाया, तो फिर तो एक बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। और अमेरिका को कोई इस बात की फिक्र नहीं पड़ती। अमेरिका का प्लान जो है वो ये है कि उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि उसका वर्चस्व जो है इस पूरे क्षेत्र में कम हो रहा है, और ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे तेल और गैस और दूसरे मिनरल पाए जाते हैं, और जिसके ऊपर अमेरिका का मानना ये है कि उनका ग्रेटर कंट्रोल उनका बना रहना चाहिए। तो ये है पॉलिसी जिसके ऊपर अमेरिका अमल कर रहा है। इस पॉलिसी को इज़राइल जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, उसके साथ में कोऑपरेट कर रहा है। तो इज़राइल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अमेरिकन जो है इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। जो इज़राइल के खिलाफ इस समय ग्रुप है वो अमेरिका के खिलाफ भी है। तो ये एक मिली-जुली कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, यहाँ पे नज़र आता है। बिल्कुल, बांग्लादेश इस का देख लें तो एक तरफ से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध था, बहुत समय से परेशान कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इस तरह से प्रॉक्सी वार वहाँ पे कर रहा है। फिर दूसरी तरफ से अब जो है वो बांग्लादेश में उसी तरह की हुकूमत बनती हुई नज़र आती है, आर्मी बैक्ड सिविलियन गवर्नमेंट। और आर्मी का भी अब वहाँ पे जो स्वरूप है वो बदलता हुआ नज़र आता है। वो सेकुलरिज़्म की तरफ बल्कि कट्टरपंथी इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है, जैसे कि स्टेटमेंट से समय आते हैं। एब्सोल्युटली, और इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पूरा मामला एस्केलेट हो रहा है और भारत के लिए भी काफ़ी सारी यहाँ पर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। क्या ये मामला ईरान तक पहुँचेगा एस्केलेशन, और किस तरह की पूरी स्थिति बनकर निकलती है, ये आने वाला वक़्त बताएगा। हमारा साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।